गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 का लेसन है, अपना यूनिट है 9वीं, जिसका नाम है, लेसन का नाम है उपक्षय संयोजक यौगिक, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि विज्ञान की वह शाखा, किसकी? विज्ञान की वह शाखा या फिर रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर सहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है। ऐसे यौगिकों को या फिर ऐसे अध्ययन करने की प्रक्रिया को या फिर ऐसी ब्रांच को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं, मतलब उपक्षय संयोजक रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम आपके लिए चलते हैं। ये तो अपना इंट्रोडक्शन में था थोड़ा सा। अब हम आपको बताते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर या फिर जुड़कर कोई नया यौगिक बनाते हैं, ऐसे यौगिकों को या फिर समान अनुपात में मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं कोई आणविक यौगिक या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिलकर या जुड़कर कोई यौगिक बनाते हैं, उन्हें हम आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक भी कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लें कि एग्जाम्पल अगर लेंगे तो क्या लें एग्जाम्पल? K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। भाई इससे आप लोगों को कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि ये आपका, इन्हें सबको योग करेंगे, इन सबका जोड़ देंगे अगर इनको, तो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? एलम आपने नाम सुना होगा। एलम मतलब फिटकरी। एलम क्या कहलाता है? फिटकरी होती है। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? जब इन तीन कंपाउंडों को या फिर इन दो कंपाउंडों को, मेन दो कंपाउंडों को जब जोड़ेंगे तो हमें किसका फॉर्मूला मिलेगा? फिटकरी का। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक। क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। देखो इसके लिए कैसे क्या बनेगा? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, मतलब ये आपका क्या है? एलम या फिर फिटकरी। क्या है ये? एलम या फिर फिटकरी। अब ऐसे योगात्मक यौगिकों को इन्होंने निम्न दो वर्गों में बांटा है। ऐसे योगात्मक यौगिकों को निम्न दो वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला है द्विक लवण। अपन प्रारंभ करेंगे समरी जो आपकी लिखी जाती है। अगर आपको योगात्मक की समरी लिखनी है तो हमने जो समरी आपको बताई है आप वही लिख सकते हैं। ये लेसन आपका बहुत इंपोर्टेंट लेसन है। यूपी बोर्ड में आप लोग इस लेसन से आसानी से नंबर खींच सकते हो, क्योंकि ये लेसन बहुत इजी है, सरल है। और केमिस्ट्री में लगभग सभी लेसन सरल है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अगर मेहनत करोगे तो सारे लेसन आपको यूं चुटकियों पे याद हो जाएंगे। आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप केमिस्ट्री को बोरियत सब्जेक्ट समझोगे या विषय समझोगे तो आप कभी भी केमिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप केमिस्ट्री से दूर भागोगे कि केमिस्ट्री आपसे दूर भागेगी। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि कोई आपके दो मित्र हैं, अब एक मित्र से तो आप घनिष्ठता ज्यादा रख रहे हो, एक से मित्रता कम रख रहे हो। मतलब एक के साथ आप 24 घंटे घूम रहे हो, एक अगर वो आपसे कहता है या फिर वो आपके साथ रहना भी चाहता है और आप उसको लिए इग्नोर करते हो, तो क्या होता है? आप धीमे धीमे उससे क्या हो जाओगे? सेपरेट हो जाओगे, अलग अलग हो जाओगे। और एक लास्ट स्टेज ऐसी आएगी कि आप 1 साल बाद या 6 महीने बाद उस मित्र को भूल जाओगे और जिसके साथ आप अधिकांश रहते हो आप हमेशा आप उसे याद रखोगे।
इसी प्रकार केमिस्ट्री आपकी मित्र है। अगर आप केमिस्ट्री को हमेशा आप अपने साथ रखना चाहते हो तो आपको इसे हमेशा अपने साथ ही रखना है और हर एक डेरिवेशन, हर एक रिएक्शन को आपको बार बार रिमाइंड करते रहना है ताकि आपको हमेशा याद बना रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम द्विक लवण की तरफ। किसकी तरफ? द्विक लवण की तरफ। ठीक है, द्विक लवण। ठीक है, इसे कहते हैं हम डबल सॉल्ट। क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं इसे, DOUVLE सॉल्ट, SALT सॉल्ट्स कर दिया हमने। ठीक है, या फिर सॉल्ट ही रहने दो, डबल सॉल्ट। अब हम कहें अगर इसमें कि हम अगर इसकी परिभाषा क्या देंगे, जब लवण दो सरल लवणों से मिलकर बनता है। क्या कहते हैं? जब लवण दो सरल लवणों से मिलकर बनता है तथा जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित होकर टूट जाता है, या फिर उनके आयन जल में घुलकर टूट जाते हैं, उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। कौन से लवण कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। और ये जो द्विक लवण जो होते हैं, ये क्या करते हैं? अपनी पहचान को खो देते हैं। जल में घुलने के बाद ये द्विक लवण अपनी पहचान को क्या करते हैं? खो देते हैं। ऐसे द्विक लवणों को लिए, ऐसे लवणों के लिए हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट या फिर द्विक लवण कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? जो लवण, क्या लिखोगे इसमें? क्या लिखोगे? जो लवण दो सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बनते हैं, ऐसा लिख लो। ठीक है, बनते या फिर बनाते हैं अपन। ठीक है, बनाते हैं तथा जल में घुलकर, क्या कर घुलकर, जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनों में या फिर सरल आयनों में, किसमें? सरल आयनों में टूट जाते हैं, अर्थात अपनी पहचान खो देते हैं। ऐसे लवणों को हम कौन से लवण कहते हैं? ऐसे लवणों को द्विक लवण कहते हैं। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। इसका उदाहरण हमने आपको पहले भी आपको समझा दिया था कि इसे हम क्या कहते हैं। ये आपका क्या है? फिटकरी। क्या है? फिटकरी, फिटकरी नहीं, फिटकरी। इसे हम क्या कहते हैं? एलम। इसका नाम एक और क्या है? एलम है। क्या है? एलम। इसी को बोलते हैं पोटेशियम एलम या फिर पोटाश एलम। क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। अगर इसका नाम देखें अगर अपन, तो इसे क्या, इसका नाम क्या लिखेंगे? इस पूरे फॉर्मूले का नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, दोनों सल्फेटों के लिए एक साथ ले लिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
एलम। अगर इसी का एक और उदाहरण देख लें, उदाहरण नंबर ये आपका पहला हो गया। अगर हम कहें एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, मोहर सॉल्ट। ठीक, मोहर सॉल्ट का नाम क्या होता है? अगर मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला, सबसे पहले मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। क्या होता है? 6H2O, सॉरी यहाँ पे SO4 6H2O, ये होता है आपका क्या? मोहर सॉल्ट। ठीक है, इसी के बोलते हैं मोहर लवण। क्या बोलते हैं? मोहर लवण। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले का नाम क्या हो जाएगा? फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक, अगर इसकी अभिक्रिया अगर इसके लिए हम तोड़ देंगे तो ये किस में टूट जाएगा? जल से अगर इसकी क्रिया करा देंगे, इसे अगर हम जल में घोल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपने ही आयनों में टूट जाएगा और अपनी पहचान को खो देगा। ठीक है, ये अपनी पहचान को खो देगा। तो ये किस में टूट जाता है? अपने ही आयनों में, सरल आयनों में टूटकर अपनी पहचान खो देता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपनी ही पहचान खो देते हैं। तो इसमें क्या होगा? जब ये अपनी पहचान खोएंगे तो इसकी रिएक्शन में क्या आएगा? अब अपन को Fe2+। ठीक, इसके बाद ये और ये अलग टूटेगा अपना। ठीक है, तो किस में टूटेगा? SO4 माइनस माइनस। ठीक है, Fe2+ और ये 2 माइनस में। ठीक, इसके बाद अमोनियम किस में टूट जाएगा? 2NH4+ में। ठीक, इसके बाद फिर से अब ये किस में टूटेगा? सेम SO4 2 माइनस में, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो ये वाटर तो ये कहते हो रहेगा क्योंकि इसी में तो घुलना है उसे। ठीक है, जब इसे हमने जल में घोला तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? ये जल में घुल गए। तो ये अपना मिल जाता है मोहर सॉल्ट। ठीक, इसके ये दो उदाहरण हो गए। पहला उदाहरण ये, दूसरा ये उतार लेना। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग पर, संकुल यौगिक या फिर उप संयोजक यौगिक। ठीक है, तो अब आते हैं अपन संकुल यौगिक या फिर उप संयोजक यौगिक या फिर जटिल यौगिक। एक नाम और है इसका, संकर यौगिक। कौन सा? संकुल यौगिक और संकर यौगिक। संकर यौगिक मतलब इन चार नामों में से किसी भी नाम से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि वे यौगिक, ये इसमें क्या है? वे यौगिक जो जल में घुलकर अपनी पहचान बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? ये जल में घुलकर अपनी पहचान बनाए रखते हैं। और ये क्या करते हैं? अगर इन्हें हम जल में घोलेंगे तो ये क्या करेंगे? सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरल आयन के साथ साथ जटिल आयन भी बनाते हैं। अब हम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण है अपना एग्जाम्पल क्या है इसमें? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक, पोटेशियम फेरोसाइनाइड फॉर्मूला क्या होता है? K4FeCN6। ठीक, अब भाई इसके लिए हम जल में घोल दें, किसमें? वाटर में घोल दें, तो ये क्या करेगा? ये जल में टूटेगा। किसमें? ये पोटेशियम आयन में टूट जाएगा, मगर ये अपनी पहचान बनाए रखेगा। ये क्या करेगा? अपनी पहचान केंद्रीय धातु परमाणु की वजह से ये क्या करता है? अपनी पहचान बनाए रखता है। तो क्या होगा? K4+
FeCN6 और 4 माइनस आए इसमें, ठीक, इक्वल हो गया। अब देखो यही अपना यौगिक जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, यही अपना कौन सा यौगिक है, जटिल यौगिक है, या फिर उपसंयोजक यौगिक है, या फिर संकुल यौगिक है, या फिर संकर यौगिक है। इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, परिभाषा में हमने आपको बताया है कि वे यौगिक जो जल में घुलकर सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयनों में भी टूट जाते हैं। देखो ये हमने आपको जितना समझाया है, जितना भी समझाया है उसके लिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसे आप देखकर और राइट कर लो, कॉपी राइट कर लो। ये नोट है एक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसंयोजक यौगिक, किसमें, जिसमें उपसंयोजक यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे उपसंयोजक रसायन या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। जिसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर उतार लेना। और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इन दोनों के अंतर में, ठीक है। देखो अंतरों में आते हैं द्विक लवण तथा उपसंयोजक यौगिक में अंतर। अब अंतर में अपन को देखना है सबसे पहले द्विक लवण और उपसंयोजक यौगिक में हमने दोनों आपके लिए समझा दिए हैं, दोनों आपके लिए पढ़ा दिए हैं। तो अब देखते हैं पहला अंतर क्या है। पहला अंतर है केवल ठोस अवस्था में, किसमें, ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, द्विक लवण को किस में रखते हैं, ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। परंतु उपसंयोजक यौगिक क्या करता है, ये ठोस व विलयन, ठीक है, ठोस व विलयन दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अपना विलयन में केवल सरल आयनों में ही टूटते हैं। द्विक लवण कैसे होते हैं, जब इनके लिए अपन विलयन में घोलते हैं ना, जब विलयन में घोलते हैं तो ये क्या करते हैं, सरल आयनों में टूट जाते हैं और अपनी पहचान को खो देते हैं। तो दूसरा अंतर क्या हो जाएगा अपना कि विलयन में केवल सरल आयन, सरल आयनों में टूटते हैं। एग्जाम्पल है इसका, कौन सा लिख दें बताओ, फिटकरी वाला लिख दें या फेरिक अमोनियम सल्फेट वाला। अच्छा चलो आओ उसका मोहन लवण वाला लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं, मोहन लवण वाला, ठीक। इसके लिए जल में घोल दो, ठीक। तो किस में टूट जाएगा, Fe2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस NH4 प्लस सिंगल में, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस अब क्या बचा अपना SO4 2 माइनस और प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इनकी आयनों की संख्या तो इधर उधर हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि ये सिंगल है ये डबल है, NH4 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये किसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये और कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूट्रल हो जाता है और जल में अपना वापस अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, ये विलयनों में केवल हो रहा था, ये किसमें होगा, सरल व जटिल, सरल व जटिल, जटिल दोनों
सरल व जटिल, दोनों प्रकार के आयनों में, दोनों प्रकार के आयनों में टूटते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या बताया था, K4 Fe फेरिक अमोनियम फेरिक साइनाइड, ठीक है। इसके लिए रिएक्शन करा दो, K4 प्लस और FeCN का होल 6, ठीक। ये किस में हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल, ये 4 आगे आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे, तो ये दोनों सही हुए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरे में क्या है, इनमें अधिकतर आयनिक बंध पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, आयनिक बंध के साथ साथ क्या, कौन से बंध पाए जाते हैं, इनमें आयनिक सहसंयोजक व उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के, ठीक है, लिख दे रहे हैं, तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। इसमें केवल आयनिक बंध, इसमें आयनिक सहसंयोजक उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अब आ जाओ चौथे पे, कौन से पे, अगला है इनके भौतिक गुण आयनों से भिन्न परंतु रासायनिक गुण आयनों के समान होते हैं। इसमें क्या आ जाएगा अपना, भौतिक व रासायनिक गुण, किसमें, भौतिक व रासायनिक, पूरा नहीं लिख रहे, पूरा आप लिख लेना, शॉर्ट में लिख दिया, गुण आयनों से भिन्न होते हैं। अब उदाहरण इसका आपको लिखना है, सेल्फ लिखना, उदाहरण एग्जाम्पल हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, दोनों एग्जाम्पल हमने बताए थे, इसका एग्जाम्पल एक और लिखे दे रहे हैं हम, ठीक है। CuNH3 का होल 4 और SO4, ठीक है। ये हो गया अपना, इनके दोनों के उदाहरण आपको सेल्फ लिखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के अंतर भी बता दिए हमने आपको। इसके बाद चलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो के बाद, इस टॉपिक के बाद आपके लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग बेटा वीडियो देखते हो तो साथ में लिखते भी चलना है आपको, ठीक है। नोट्स आपको अपने सेल्फ प्रिपेयर करना है और रेगुलर आप लोग वीडियो को देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो को, ये प्रथम वीडियो है ऑप्शन से ये किया होगा कि इसके बाद लगातार हम वीडियो आप लोगों को देंगे, और जो भी छात्र इन वीडियो को देखता है, जो भी आपको डाउट होते हैं, वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हो। जो भी डाउट क्लियर करना है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा और आप पूछ सकते हो, ठीक है। और लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।